नमस्कार, ईएमएस टीवी की खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। जबलपुर कैंट से भाजपा के विधायक हैं अशोक रूहानी जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईएमएस टीवी में। धन्यवाद। जी, तो अशोक जी, यहाँ पे मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, जबलपुर कैंट से आप विधायक हैं, तो उसके क्षेत्र के विकास को लेकर आपकी क्या क्या गतिविधियां संचालित हो रही हैं? सबसे पहले तो राजनीति में मैं ये कहूँ कि मुझे विरासत में राजनीति मिली है जी। और पिछले 4 टर्म 20 वर्षों से हमारे परम पूज्य दादाजी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया उनने। जी। और विकास कार्यों की एक लंबी श्रृंखला उनने 20 साल में कैंट विधानसभा को दी, बल्कि जबलपुर को दी है। उसी काम को आगे बढ़ाने का हमने पहले लक्ष्य लिया था कि दादा के अधूरे कार्यों को हम 2 साल के अंदर पूरा करेंगे। और मुझे आज इस बात पे गर्व भी और खुशी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और पार्टी के वरिष्ठ और कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने दादा के अधूरे सपनों को पूरा किया है। जी। जो दादा ने सपने देखे थे वो सपने हमने पूरे किए। अब हमने जो सपने देखे हैं उसको पूरा करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी। हमारी जो शुरुआत होती है, हम 9 बजे से अपने निवास पर लोगों से मिलते हैं। उसके बाद 10 बजे हमारा डिलाइट आके सिविल लाइन में ऑफिस है, जहां आम जनता से विकास संबंधी और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए मिलते हैं। 12:30 बजे तक हम वहां रहते हैं। 12:30 के बाद हमने एक क्षेत्र के लोगों को परेशानी ना हो, रांझी में एक हमने अपना कार्यालय खोला, जो वहाँ पे 12:30 से 2:30 बजे 3 बजे तक जब तक जनता रहती है वहाँ समस्याएं निपटाते हैं। उसके बाद हम फील्ड में, क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्याओं को और व्यक्तिगत जाकर लोगों से मिलते हैं। ये हमारी दिनचर्या रहती है। और मूलभूत सुविधाओं में दादा ने पिछले 20 वर्षों में कैंट विधानसभा को एक आदर्श कैंट विधानसभा बनाई है। लेकिन दादा ये कहते थे कि जनप्रतिनिधि को अपने कार्य से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जी। जी। और उसी को हमने आत्मसात किया और हम निरंतर जनता के बीच में जाकर उनकी जो समस्याएं हैं, उनके विकास संबंधी जो समस्याएं, उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। जी अशोक जी, तो जनता से सीधा संवाद बना रहा है, इसके लिए क्या कुछ अभिनव पहल आप कर रहे हैं? हमने सबसे पहले न्यू जनरेशन को लिया और अभी मैंने गत वर्ष वार्ड स्तर पर चौपाल लगाई, लोगों की समस्याएं सुनी और उनके डायरी में नोट करके उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। जी। उसमें मेरे साथ अधिकारी भी रहते थे और जो तुरंत समस्या हल करने वाली है वो तुरंत अधिकारी करते थे। जी। और अगर हमारे विधायक मत या किसी सांसद मत से या कोई बड़ा काम है तो उसको हम एक निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए उनको वचन देते थे। और दूसरे वर्ष या 6 महीने बाद फिर उसी जगह पर हम चौपाल दूसरी जगह पर उसी वार्ड में लगाते थे। हमने 6 महीने में क्या किया है इसकी हम जानकारी देते, और फिर और आगे की कोई समस्या है तो फिर आगे की समस्या को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसमें हमने कॉलेज और स्कूलों में भी चौपाल लगाई है। छात्र छात्राओं की भी अपनी समस्याएं रहती है। इसमें हमारे कैंट विधानसभा में लगभग 6 कॉलेज हैं जी। और उन सरकारी कॉलेज हैं। उन 6 कॉलेजों में मैंने छात्र छात्राओं से सीधे रूबरू होने का प्रयास किया और निश्चित रूप से उनको भी बहुत अच्छा लगा कि कोई जनप्रतिनिधि हमारी समस्या हमसे आकर खुद पूछ रहा है। और उन समस्याओं को भी हमने उन स्तर तक मंत्री जो हैं उन विभाग के उन तक पहुंचाने का प्रयास किया और काफ़ी समस्याएं उससे हल भी हुई। और ये चौपाल का हमें इतना फ़ायदा हुआ कि जिनको हमारे कार्यालय की जानकारी नहीं है, जहाँ जिनको नागरथ चौक की जानकारी थी दादा के समय के कार्यालय की, उनको हमने बताया कि आपकी कोई समस्या आप हमसे सीधे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन सीधे खुद उठता है, कोई पीए नहीं उठाता, कोई पीएसओ नहीं उठाता है। और आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर नोट कराया है और मुझे इस बात की खुशी है कि जनता मेरे से सीधे बात करती है और मैं समस्या को हल करके उनको कॉल बैक करता भी हूँ। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अभिनव पहल है, मतलब सीधा जनता से हम जुड़ सकते हैं। जनता से सीधा जुड़ते हैं। हमने फेसबुक में पेज भी बनाए हैं, फेसबुक में हमारे फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन पेज भी बनाया है जिसमें व्हाट्सएप पे भी हम हर वार्ड के स्तर पर जुड़े हैं। हमने कम से कम 20 सेक्टर बनाए हैं। हमारे 19 वार्ड है हमारे और एक ग्राम पंचायत है। ऐसा करके हमने 20 सेक्टर बनाए हैं। उन 20 सेक्टरों के व्हाट्सएप है जिसमें जनता भी जुड़ सकती है, कार्यकर्ता भी जुड़ता है
उसको हमारा सबसे पहला काम सुबह ये रहता है कि उस व्हाट्सएप को चेक करना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और उसका जवाब देना। यह सब सीधा संपर्क भी हमारा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से भी है। जी, ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक का कनेक्टेड है। मतलब जो गांव की जनता है या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं जो नहीं चला पाते सोशल मीडिया, व्हाट्सएप उनके लिए हमारा कार्यालय भी है। और मैं आपको बताया कि मैं समय समय पर प्रयास यही करता हूँ कि मैं उन तक पहुँचूँ, और हमारे जो पार्षद हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो समस्याएं हम तक तो पहुंचाते भी हैं, लेकिन मैं प्रयास ये करता हूं कि मैं उन तक पहुंचूं। उसका पहुंचने का एक बहुत अच्छा रास्ता है कि आप लोगों के सुख दुख में जाएं। तो हम जैसे किसी के सुख दुख में किसी मोहल्ले में पहुंचते हैं तो सिर्फ बैठने नहीं जाते हैं, फिर हम आसपास और लोगों से पूछते हैं कि कोई समस्या हो तो बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इसके भी हम प्रयास करते हैं। तो सुख दुख में बैठने, हम किसी शादी में जाते हैं, हम कोई अपने क्षेत्र की ऐसी शादी नहीं है जिसको हम अटेंड न करें। किसी के दुख में जाने से आसपास लोगों से पूछ लेता हूँ। तो सीधा जनता से हमारा संपर्क होता है इससे। अशोक जी, तो जैसी कई विधायकों की शिकायतें आती रहती हैं कि अधिकारी या मंत्री उनकी बातें नहीं सुनते, उनके काम कराने के लिए उन्हें विधानसभा में अपने प्रश्नकाल के दौरान अपने प्रश्न उठाने पड़ते हैं। तो ऐसा कोई समस्या आपको भी समाधान करना पड़ता है? विधानसभा में प्रश्न लगाना विधायक का अधिकार है। जी बिल्कुल। और उस अधिकार का उपयोग करना भी चाहिए। जी। और जनहित में विधानसभा के क्वेश्चन उठाना चाहिए। और उससे वास्तव में ये बात सही कि विधानसभा एक फोरम है विधायक के लिए, जिसमें वो जनता की आवाज उठाए, और उसके प्रयास विधायक करते हैं। ये शिकायतें कुछ समय में रहती भी हैं, और कभी कभी हमको भी इसके लिए जूझना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या हल नहीं होती है। हम उसको उचित फोरम पर मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को रखते हैं, और कोई बड़ी समस्या होती है तो समस्या हल होती है। बाकी जिलाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर, नगर निगम स्तर पर हम प्रयास ये करते हैं कि हम अपने उस पे समस्या को हल करने का प्रयास करें, और संभवतः हमको उसमें सफलता भी मिलती है। अशोक जी, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, जहाँ पे आप कंटोनमेंट, जो आपकी विधानसभा है कंटोनमेंट, यहाँ पे विकास कार्य को लेकर आपको समस्याएं आती हैं तो क्या? बिल्कुल आती हैं। ये एक रूल्स है, और इसमें हमने माननीय सांसद जी से संपर्क करके माननीय रक्षा मंत्री से भेंट भी की थी जब मनोहर पर्रिकर जी जबलपुर आए थे, और उन्हें हमको बहुत जल्द बुलाया था कि हम आपको दिल्ली बुलाएंगे और अधिकारियों के साथ बैठा लेंगे। अभी वो माननीय मुख्यमंत्री गोवा के बन गए हैं, लेकिन राज्य मंत्री जी से माननीय सांसद जी ने समय लिया है। बहुत जल्दी ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं कैंटोनमेंट बोर्ड में, उसमें विकास कार्य संबंधी जो परेशानी आती हैं, अच्छा। और ये सिर्फ जबलपुर कैंटोनमेंट की नहीं है, 62 छावनियां पूरे देश में हैं। और उसके जो नियम पुराने समय के बने हुए हैं सिविल एरिया बढ़ाने के लिए, और ए लैंड, बी लैंड, सी लैंड, ये लैंड जो होती है जिसमें विकास कार्य कराने में समस्या आती है, लेकिन कानून में भी ये बात निश्चित है कि किसी की मूलभूत सुविधाओं को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता कि वो लैंड आर्मी की है। तो उसके हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं, और हमारी सरकार है तो हमने इसके प्रयास किए। और जबलपुर में जब भी प्रिंसिपल डायरेक्टर आए, जहाँ कोई भी बड़ा अधिकारी आर्मी का आता है, तो हम उनको अपनी बात रखते हैं, यहाँ तो सिविल एरिया बढ़ाइए ताकि हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाएं। एक और अवसर है जो दादा ने किया था, 350 एकड़ भूमि जो राज्य शासन की थी, उसके बदले में 153 एकड़ भूमि कैंटोनमेंट बोर्ड से अदला बदली का प्रयास चल रहा है। वो अगर हो गया तो निश्चित रूप से उसमें बहुत मील का पत्थर साबित होगी। वो शुरुआत दादा करके गए थे, उस समय सरकार हमारी नहीं थी, लेकिन हमने उसको आगे बढ़ाया, सांसद जी के साथ माध्यम से उसको बढ़ाया है। निश्चित रूप से उसमें हमको सफलता मिलेगी। और ये जो रोज रोज के इस बात के लिए समस्या आती है कि A1 लैंड में विकास नहीं होना, और ये सब, इसके लिए काफी एक और अच्छा अवसर हमारे विधानसभा प्रश्न का लगाने का क्या लाभ हुआ है कि चुंगी क्षतिपूर्ति कैंटोनमेंट बोर्ड को नहीं मिलती थी। हमने गत वर्ष उस पर प्रश्न लगाया था विधानसभा में कि भाई राज्य शासन जो चुंगी क्षतिपूर्ति नगर निगम को देती है, उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड को भी उसका चुंगी क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। तो हमें उसमें सफलता मिली, और मध्य प्रदेश में जो 5 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उनको 4-4 करोड़ रुपए की राशि मिली। और हमने उसमें इस बात का प्रयास किया कि विधायक अनुशंसा से और
वो विकास कार्य लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए काम आ सके। जी, जी। अशोक जी, तो सबसे अब यहाँ पे लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि अब मिशन 2018 को लेके आपकी फिर क्या रणनीति, क्या तैयारी चल रही देखिए, हम रोज पढ़ने वाले विद्यार्थी है? हैं जी। और हम हर दिन ये मान के चलते हैं कि कल हुँ, चुनाव है हुँ। और जो दायित्व जनता ने हमको दिया है, जो आशीर्वाद जनता ने हमको दिया है, उसको हम इस बात को लेकर चलते हैं कि 2018 का मिशन की तैयारी तो ठीक है, वो हम कर ही रहे हैं साथ जी, ही, लेकिन रोज हम उस समस्याओं से जूझते हैं और रोज हम काम करते हैं जी। जनता के लिए, तो हमारी हर दिन तैयारी रहती है जी, बिल्कुल। और हम हर समय तैयार हैं कि जनता के बीच में जाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनता से सीधा संपर्क हमारा है। और मैं प्रयास यही करता हूं कि एक दादा ने जो परिपाटी कैंट विधानसभा में जनता के बीच में जी। डाली है कि अपनी जनता को भगवान मानना और हुँ। हम उसके पुजारी हैं, तो हम ऐसा प्रयास करते हैं कि हम उस परंपरा को कायम रख सकें। जी। और स्वाभाविक है कि प्रयास शुरुआत में लोगों की अपेक्षाएं मुझसे भी वैसी रहीं जो जी, दादा पूरी जी। करते थे, लेकिन दोनों बातों में फ़र्क था। लेकिन हमने दादा की उन सेवाओं को निरंतर जारी रखा जो दादा ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। दादा का एक कहना था कि समाज में सेवा के का माध्यम है राजनीति, मिशन है जी। हमारा कि राजनीति में। और उसको ने जब 42% जब 93 में शिक्षा का स्तर था कैंट विधानसभा में, तो दादा ने एक शुरुआत की कि उन गरीब बच्चे जो कापी किताब बस्ते के अभाव में स्कूल नहीं जाते थे, जी। और लगभग 20,000 बच्चों को कापी किताब बस्ते का वितरण निःशुल्क कराया। तो निश्चित रूप से 2-3 साल में उसके रिजल्ट आए और आज उस दादा की जो उन्होंने शुरुआत की थी, आज 90% शिक्षा के क्षेत्र में कैंट विधानसभा सिर्फ इस बात के लिए आ गया कि ग्रोथ बढ़ेगी। लोग जो घर से जी। गरीब बच्चे अभाव में पढ़ नहीं पाते थे, उनकी फीस का भी हम लोग इंतजाम हुँ। करते हैं। बहुत सारी शासन की योजनाओं को लाभ दिलाने का भी प्रयास हम करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसी तरह हमने बहुत सारे प्रयास किए। हम दादा के जन्मदिन पर, दादा भी अपने जन्मदिन पर जो कैंप लगाते थे, हुँ। बहुत से गरीब लोग डॉक्टर को 100 रुपये 200 रुपये की फीस नहीं दे पाते थे। हुँ। तो हर वर्ष हमने दादा के जन्मदिन पे उनके रहते हुए भी वो कैंप लगाए और उस परंपरा को हमने कायम रखा। और हर वर्ष हम 3-4 दिन स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं जिसमें जो गरीब लोग अपना इलाज, बड़े बड़े इलाज नहीं करा पाते हैं, उनको शासन की योजनाओं से भी और अपने हॉस्पिटल्स में हमारी बातचीत होती है कि हमको कम से कम आप साल भर में 5 गरीब लोगों के इलाज निःशुल्क कराएं, तो हमको सब सहयोग करते हैं। हम ब्लड भी इकट्ठा करते हैं दादा के हुँ। जन्मदिन पे, हुँ। लगभग 600 यूनिट ब्लड हम इकट्ठा करते हैं हुँ। और उस ब्लड को हम वर्ष भर अपने लेटर पैड पर उन गरीब लोगों को दिलाते हैं जो कभी अच्छा। खरीद नहीं सकता, ब्लड ले नहीं सकता जी। मार्केट से और 2,000-3,000 रुपये दे नहीं सकता, तो ये तो निःशुल्क होता है पूरा? निःशुल्क जी, होता है। जी, ये वो तो बहुत अच्छी पहल है। और ये दादा की परंपरा चली आ रही है और हमने उसका प्रयास किया है। बुजुर्गों का सम्मान हम करते हैं दादा की पुण्यतिथि पर, जो वो हुँ। दादा वार्ड स्तर पर करते थे। हम 5 नवंबर को उन बुजुर्गों, लगभग 7,000-8,000 बुजुर्गों को इकट्ठा बुलाकर शाल श्रीफल से उनका सम्मान करते हैं। हुँ। और ये जो परंपराएं दादा ने गरीब कन्याओं के विवाह में जो हम सामग्री अपनी तरफ से दे सकते हैं वो हुँ। सब देते हैं। जी। ये सब कार्यक्रम दादा के जो चलाए हुए हैं उसको हम निरंतर जारी रखने का प्रयास करते हैं। उस स्तर पर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हुँ। जितनी हमारी क्षमता है जी, बिल्कुल। उस क्षमता के आधार पर हमने कोई भी ऐसा कार्य, सेवा कार्य दादा का बंद होने नहीं दिया। ऐसा हमने प्रयास किया। उसमें कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी हमारे साथ ताकत है। जो कार्यकर्ता दादा के समय पर वो सब परिश्रम करते थे, उनने खुद दादा बनकर हमको साथ दिया और जी। मैं उनका वास्तव में सचमुच ऋणी हूँ कि उनने उसी तरह मुझे साथ दिया है। जी, जी। जी, अशोक जी, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद थे जबलपुर कैंट से भाजपा विधायक हैं अशोक रुहाणी जी। उन्होंने बताया अपने विधानसभा में विकास कार्यों के बारे में, विधानसभा में किस तरीके से वो जनता से सीधा संवाद करते हैं और लगातार करते आ रहे हैं। तो फिलहाल ख़ास मुलाकात में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।